स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। एसआईआर मुद्दे को लेकर लगातार चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष की तरफ से लगातार वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाते आ रहे हैं विपक्ष। ऐसे में चुनाव आयोग समय समय पर लगातार इन तमाम आरोपों को निराधार बताया है। इसके साथ ही आपको बता दें, चुनाव आयोग ने हाल फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के एक एक आरोपों का जवाब भी दिया था। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों जिस तरीके से चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि जो 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं उनका विवरण जल्द से जल्द चुनाव आयोग साझा करे। चुनाव आयोग ने उन तमाम 65 लाख लोगों के नामों की लिस्ट साझा कर दी है। जिलेवार तरीके से इस लिस्ट को वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है और इस बात की जानकारी खुद चुनाव आयोग ने दी है। अब इन तमाम चीजों के बीच ये बड़ी बात है कि जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था उसका भी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका पालन करते हुए चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी करके तमाम विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित पांडे जुड़े हुए हैं। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, अब क्योंकि चुनाव आयोग ने उस लिस्ट को भी जारी कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए जा रहे थे, विपक्षियों द्वारा लगाए जा रहे थे, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब इस पर विपक्ष कैसे प्रतिक्रिया देगी? क्या विपक्ष की आगे की रणनीति रहेगी और इसको कैसे समझे? बिल्कुल, सबसे पहले जानकारी दे दें विपक्ष क्या कुछ रणनीति अपनाएगा वो बताने से पहले कि 65 लाख जो मतदाताओं के नाम काटे गए थे, एसआईआर जब हुआ बिहार में लगातार तो सवाल पूछे गए चुनाव आयोग से कि आखिरकार इतनी जल्दी आपको क्यों है, बिहार में बारिश है, बाढ़ है और ऐसे में लोग विस्थापित हैं, तब आप फिर क्यों एसआईआर कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बताया और अब ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने ये भी जानकारी साझा कर दी है कि 65 लाख जिन मतदाताओं का एसआईआर के तहत नाम काटा गया था उन सब का नाम अपलोड कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और जिस तरीके से 56 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में डालेंगे और उनका नाम बताएंगे जिनका काटा गया है। और ऐसे में इसका पालन किया। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, जो आदेश था, उसका पालन किया गया पूरी तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से। और हर एक जिले की वेबसाइट पर, डीएम की जो वेबसाइट है बिहार में, वो हर एक जिले की वेबसाइट पर नाम अपलोड कर दिया गया है। जिनका नाम कटा है वो अपना नाम जाकर देख सकते हैं वेबसाइट पर और जिलेवार तरीके से हर जिले का वोटर जो काटा गया उसका नाम डाला गया है और बताया गया है कि इनका वोट कटा। अब उसके पीछे के कारण क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर भी बात हो रही है। फिलहाल 65 लाख मतदाता जो हटाए गए थे उनमें सबसे ज़्यादा नाम कटा था पटना का। पटना जिले से सबसे ज़्यादा नाम कटे थे और बताया गया लगभग 4 लाख मतदाताओं का नाम पटना से काटा गया। एग्जैक्ट जो आंकड़े आए थे 3,95,000 के और पटना से सबसे ज़्यादा नाम कटे। इसके बाद मधुबनी में 3,52,000 नाम काट दिए गए थे। पूर्वी चंपारण में 3,16,000 के आसपास नाम काटे गए थे। गोपालगंज में 3,10,000 नाम काटे गए थे। तो ये 4-5 जिले जो थे बड़े जिले थे जहां पर बड़े तादाद में मतदाताओं के नाम काटे गए। अब एसआईआर जब हुआ तो उसके तहत चुनाव आयोग ने कहा कि आपका आधार आपकी पहचान नहीं होगा, आप आधार के बल पर अपनी वोटर आईडी नहीं बनवा सकते, नाम उस पर आप नहीं डलवा सकते हैं क्योंकि आधार आपकी प्राथमिक पहचान नहीं है। तो ऐसे में तमाम ऐसे नाम कट गए क्योंकि उनके पास और प्रूफ नहीं था। 10-11 डॉक्यूमेंट्स बोले चुनाव आयोग ने कि आप इनमें से कोई एक ले आइए, 10वीं की मार्कशीट हो, 12वीं की मार्कशीट हो या फिर आवास प्रमाण पत्र हो, ऐसी तमाम चीज़ें बताई गई कि आप लेकर आइए। अगर आपका नहीं है तो आपके पिताजी का लेके आइए। ऐसे तमाम चीज़ें 11-12 डॉक्यूमेंट्स बोले गए। लेकिन अब तमाम ऐसे लोग थे जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, तमाम ऐसे लोग थे जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनकी पहचान ही उनका आधार ही उनकी पहचान थी, तो वो आधार लेकर गए तो उनका नाम काट दिया गया और उन्हें बाकायदा वोट के अधिकार से हटा दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने बहुत विरोध किया। अब विपक्ष इस पर क्या करेगा? जब 65 लाख नाम जारी किए गए हैं तो इस पर विपक्ष मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आएगा, क्योंकि कल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक जानकारी दी और ऐसा लगा कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की सुन रहा था और जो जो राहुल गांधी ने पूछा उस सब का जवाब दिया गया। कल मैं कहीं पर सुन रहा था कि तमाम ऐसे लोगों को जो चुनाव आयोग को कवर करते हैं तो उन लोगों ने बताया जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वो आंकड़े के साथ, डिटेल के साथ आए और एक एक चीज गिना रहे थे, तो हर एक राज्य के चुनाव जो प्रमुख थे
उन्होंने अपनी केबिन में राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, पेन और पेपर लेकर बैठे सभी अधिकारी, और जो जो राहुल गांधी बोलते जा रहे थे, चुनाव आयोग को जहां लगा इसका जवाब देना चाहिए, उन लोगों ने नोट डाउन किया। और ये प्रोसेस चला 4-5 दिन का। पिछले हफ्ते राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर एक हफ्ते तक पूरा प्रोसेस चला कि आप डिटेल निकालिए, राहुल गांधी जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं क्या कितने सही हैं कितने गलत हैं, और उसका जवाब फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। जैसे 3-4 बातें हैं राहुल गांधी जो लगातार कहते आए कि महाराष्ट्र में वोटर बढ़े और वोटर अचानक बढ़े विधानसभा चुनाव से पहले, और उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमारी बहुत अच्छी जीत हुई थी लेकिन विधानसभा से पहले वोटर बढ़ गए तो उसकी वजह से हमारी हार हुई। राहुल गांधी वहां पर फंसे। ठीक है, ये बात मान लिया जाए कि वोटर बढ़ने की वजह से देवेंद्र फडणवीस की सीट वो जीत गए, तमाम और बीजेपी के नेता या उनके गठबंधन वाले जीत गए, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो तमाम ऐसी सीटें भी रही जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार या महाविकास अघाड़ी जो कि महाराष्ट्र में उनके उम्मीदवार चुनाव जीते। राहुल गांधी ने उन सीटों का जिक्र नहीं किया। तब ये पूछा गया कि आपने इन सीटों को क्यों छोड़ दिया। अब चलिए महाराष्ट्र की बात छोड़िए, तेलंगाना में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के तो वहां पर लगभग 7 लाख से ज्यादा वोटर बढ़े थे उस दौरान, 7 या 8 लाख वोटर। तब फिर राहुल गांधी ने उस वक्त सवाल नहीं उठाया कि यहां पर वोटर कैसे बढ़ गए। अब अगर वहां पर लाजमी है वोटर बढ़े तो आपकी पार्टी जीती है तो वहां पर भी आपको सवाल उठाना था। झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव सब हुए कुछ वक्त पहले, वहां पर भी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनती है, 6.5 लाख के आसपास वोटर वहां पर भी बढ़े थे। वहां पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर नहीं की। तो ये जहां पर थोड़ा मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आए, अगर इन सब राज्यों का भी मुद्दा राहुल गांधी उठा देते तो और पुख्ता तरीके से वो सरकार को, चुनाव आयोग को घेर सकते थे। लेकिन उन्होंने उन्हीं राज्यों को चुना जहां पर बीजेपी की जीत हुई, चाहे वो हरियाणा की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो। हां, जम्मू कश्मीर में भी एनसी और कांग्रेस ने चुनाव साथ लड़ा और वहां पर लंबे वक्त बाद चुनाव हुआ, वहां पर भी वोटर बढ़े ही थे और वहां पर भी राहुल गांधी ने सवाल नहीं उठाया। हालांकि वहां तो सरकार में भी शामिल नहीं हुए राहुल गांधी और कांग्रेस बाहर हो गई, एनसी ने अपनी सरकार बना ली, तो वहां पर भी उन्होंने नाम नहीं उठाया कि चलिए वहां अगर नाम उठा लेते। तो राहुल गांधी से यही पूछा गया कि आपको अगर परेशानी थी तो आप उन राज्यों का भी जिक्र करते, कर्नाटक का भी, तेलंगाना का भी, झारखंड का भी, और तब आप चुनाव आयोग से सवाल करते। कल यही बातें चुनाव आयोग ने भी कही। और जो मकान नंबर वाली बात थी कि एक मकान नंबर पर 40 या 50, तो जो लोग भी गांव गए होंगे, जैसे हम लोग बहुत गांव की तरफ से आते हैं, कई सालों तक हमारे घर पे हाउस नंबर नहीं रहा। अभी भी तमाम गांव हैं जहां पर हाउस नंबर नहीं है, एक ही नंबर पर पूरा गांव बसा है, 40 घर 50 घर। अब उनमें अगर एक घर में 4 लोग या 5 लोग हैं तो 200-250-300 लोग होते हैं। वाराणसी में जैसे एक केस आया जो कि कुछ इन्फ्लुएंसर ने ये बताने की कोशिश की कि एक ही बाप के 40-45 बच्चे हैं, तो वो मठ की परंपरा है, कोई भी जाता है। जैसे अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपना घर छोड़कर आए तो उन्होंने अपने गुरु को ही अपने पिता माना और आज भी वो अपने सेक्शन में अपने पिता का नाम अपने गुरु का ही डालते हैं। तो ये परंपराएं हैं, तो उस आधार पर घेरने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सब जो पूरा माहौल बनाया जा रहा था वो नैरेटिव तोड़ दिया गया। अब चुनाव आयोग ने 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जो जारी करवाई है, उस लिस्ट के जरिए उसने बता दिया कि देखिए हम जो आरोप आप लगा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। कल चुनाव आयोग ने कहा कि हम निष्पक्ष हैं, हम बीजेपी के लिए भी निष्पक्ष हैं, हम कांग्रेस के लिए और देश के हर एक दल और हर एक व्यक्ति के लिए निष्पक्ष हैं, हम निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की टाइमिंग भी सॉलिड है, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्षियों की तरफ से वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है और उसके बाद बैक टू बैक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद 65 लाख लोगों के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विपक्ष इससे कमजोर जरूर होगा। बिल्कुल, चुनाव यात्रा निकाली जा रही है, जो भी मताधिकार यात्रा बिहार से सासाराम से शुरू हुई निकाली जा रही है। वहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, इसके अलावा आरजेडी से और तमाम बड़े चेहरे दिख रहे हैं। अब क्या वो भुना पाएंगे इस यात्रा को, ये बड़ा सवाल है। और क्या जो 65 लाख मतदाता कटे थे वो मतदाता राहुल गांधी या आरजेडी की बात मानेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आखिर में बिहार में चुनाव होगा तो जात के मुद्दे पर ही होगा। ये सब मुद्दे हो सकता है कि आप भूल भी जाएं जब वोटिंग होने लगे। और जनता को सबसे ज़्यादा मतलब किससे है? जनता को मतलब है अपने पानी से, अपने खाने से, अपनी लाइट से और अपनी सड़कों से। अगर उस विकास की बात होती है तो उस विकास के बीच अगर इस तरीके की यात्रा, हाँ, दोनों चीज अगर मर्ज करके राहुल गांधी लेकर जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो अच्छा प्रदर्शन अपने गठबंधन का वहां पर करवा सकते हैं। बात रही टाइमिंग की, तो टाइमिंग की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने आरोप लगाए उन सब का डाटा इकट्ठा करने में चुनाव आयोग को थोड़ा वक्त लगा।
और चुनाव आयोग डायरेक्ट आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसको दोनों तरफ की मर्यादा रखनी है, वो किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। तो बाकायदा राहुल गांधी के आरोपों को उसने सीरियस लिया चुनाव आयोग ने। उन सब आरोपों को देखा गया, मिलान किया गया, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो या फिर बिहार हो, और फिर मिलान करने के बाद हफ्ते भर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हफ्ते भर बात की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर बताया गया कि ये बातें। अब उसी दौरान ये इनकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो जो चुनाव आयोग कर रहा है, ऐसा नहीं है कि टाइमिंग देख कर रहा है कि मताधिकार यात्रा चल रही है या राहुल गांधी कुछ और कर रहे हैं, आरजेडी कुछ और कर रही है तो हम ये बात कह देते हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग को आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, और अगर दूसरी तरफ से आप पूछेंगे तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये फॉलो किया कि अब देखिए 56 घंटे में कहा गया था, वो अपडेट करेंगे, हम इससे पहले यात्रा शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उस टाइमिंग को मैच करके चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको सर्वमान्य माना है। चुनाव आयोग ने कोई भी हिला हवाली नहीं की, कोई भी एक्सटेंशन भी नहीं लिया कि जाकर बोल दिया हो कि अभी हमको 2 दिन का वक्त और चाहिए। अमूमन ऐसा होता है ऐसे केसेस में। चुनाव आयोग ने बाकायदा वो लिस्ट हर एक जिले के जिला अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड करवा दी है, जिनका भी नाम कटा है वो जाकर वहां पर देख सकते हैं। और बाकी अभी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पूरा 1 महीने का समय जो दिया गया था वो है। जो भी आपत्तियां दर्ज करानी है आप करवा सकते हैं, वो चाहे विपक्षी पार्टियां हों, आप अगर मतदाता हैं तो आप अपनी आपत्तियां जो हैं वो दर्ज करा सकते हैं, और आपकी आपत्तियां अगर सही रही तो आपका नाम वैसे भी कर दिया जाएगा ऐड। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ी टिप्पणी थी कि वोटर कैसे बढ़ रहे हैं, भाई वोटर बढ़ रहे हैं, उनको घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, उनका ही सफाया करने के लिए तो एसआईआर करवाया गया था, और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि क्यों आप इस तरीके की बात कर रहे हो। तो ये तमाम बातें थी। फिलहाल मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अपने आप को क्लियर कर रहा है कि भाई देखिए हमारी तरफ से बातें क्लियर हैं, हमारी तरफ से कुछ भी गलत नहीं है, हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देश में चुनाव करवा रहे हैं। अब एक बात और गौर कीजिए, पहले ईवीएम का राग अलापा जाता था, ईवीएम का राग थोड़ा ठंडा पड़ा। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने बहुत बात कही। चुनाव आयोग ने कि आइए हैक कर दिखाइए, और मशीनें लेकर विधानसभा में भी कई लोग गए और चुनाव आयोग ने कहा कि आइए हमारे ऑफिस आइए हैक करके दिखाइए। जब बुलाया गया तो नहीं गए ये लोग। बातें तो ये भी चुनाव आयोग कवर करने वाले कह रहे हैं कि जब विपक्ष जाता है, तो जब चुनाव आयोग के ऑफिस में जाता है तो वो कहता है कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, आप हमारा भी ध्यान रख रहे हैं और पूरे देश का ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छे से आप चुनाव करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही दहलीज विपक्ष क्रॉस करता है, चुनाव आयोग का मतलब गेट क्रॉस करता है, बाहर आता है, कहने लगता है हाय हाय चुनाव आयोग तो हमें जीने नहीं दे रहा है, चोरी कर रहा है, वोट चोरी हो रही है, मोदी और शाह के नक्शे कदम पर चल रहा है। तो ये वो लोग बता रहे हैं जो चुनाव आयोग को लगातार कवर करते हैं, वो अपनी आंखों देखी बता रहे हैं, तमाम ऐसे रिपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है। आप क्लियर तो होइए, चुनाव आयोग ने हालांकि हलफनामा मांगा, अब अखिलेश यादव ने प्रूफ भी दे दिया, यही सब चाहिए था, जो अब आप कर रहे हैं यही पहले दिन से चाहिए था। तो अब अगर बीजेपी या कांग्रेस अब अगर इस तरीके से घेरेगी तो फिर जवाब देना पड़ेगा, और देना पड़ा चुनाव आयोग को। जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की, इतनी मोटी कॉपी लेकर आए एक एक पन्ने की, और उन्होंने जब डिटेल साझा की तब चुनाव आयोग को आना पड़ा। लेकिन अगर आप किसी स्पीच में, किसी चुनाव के भाषण में आप ये कह देंगे कि चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है, मोदी शाह के इशारे पर चल रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो हो जाती है चुनावी भाषण। तो अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप पुख्ता तौर पर लगाइए, और चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा, हर एक संवैधानिक संस्थाओं को जवाब देना पड़ेगा, वो सीबी हो, ईडी हो। अब सीबीआई और ईडी पे भी ये लोग इसी तरीके से आरोप लगाते हैं। आप पुख्ता तौर पर लगाइए, सीधे जाइए, अगर कुछ भी है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कहा था, चुनाव आयोग का भी पक्ष लिया था, ऐसा नहीं था कि चुनाव आयोग के हक में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो कह रहा है वो सही कह रहा है, यानी आधार आपकी पहचान नहीं हो सकता है। तो अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। फिलहाल की खबर वही है जो आप बता रहे हैं कि 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जो काटे गए थे उनकी जारी कर दी गई है। बिल्कुल रोहित, तो एक तरफ कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने मुंह तोड़ जवाब विपक्षियों को दिया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों के तरफ से यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जो है वो पास करने की बात कही जा रही है। रोहित, आप क्या लगता है, क्योंकि ये बस अब कहा जा रहा है कि प्रस्ताव ला सकती है, अगर आप विपक्ष प्रस्ताव लाती है तो वो सफल हो पाएगी क्या, संसद तक ये प्रस्ताव पहुंचेगा? देखिए, इस देश ने वो दौर भी देखा है जब ऐसे ऐसे चुनाव आयुक्त बनाए गए। मैं टीएन शेषन को अगर छोड़ दूं तो तमाम ऐसे चुनाव आयुक्त रहे जिनके संबंध तमाम पार्टियों से, तमाम पार्टियों के लोगों की रिश्तेदारी के रहे। उन पर भी अगर सवाल उसी तरीके से उठता तो क्या निष्पक्षता होती। एक आदमी जब पद पर होता है तो अपनी पद की गरिमा को समझता है, वो बाकी चीज़ों को छोड़ देता है। अब चुनाव आयुक्त पर आप महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उदाहरण आप पेश करेंगे? ज्ञानेश कुमार से आपको प्रॉब्लम, इससे पहले राजीव जी थे, उनसे आपको प्रॉब्लम, हर एक से प्रॉब्लम आपको।
आप क्या वही वाला माहौल पैदा करना चाहते हैं जो आपने बांग्लादेश में देखा है? और ऐसा बयान दिया गया, आरजेडी के एक सांसद हैं और उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश के हालात इस देश में हो जाएंगे कुछ दिन में और मारकाट होगी सड़कों पर, तो क्या आप सत्ता के लिए ये सब भी करने के लिए उतारूं? अरे लड़िए ना लोगों के मुद्दों पर। 2024 में आपने बहुत अच्छे से लड़ा, पूरा विपक्ष एकजुट हुआ जितने हो सकते थे। ममता को छोड़ दीजिए, कुछ और लोगों को छोड़ दीजिए, आपने एकजुटता दिखाई, आपने चुनाव लड़ा और आपने कमाल का प्रदर्शन किया। जो उम्मीद आपसे नहीं की गई थी आपने वो किया। ऐसी ऐसी सीटों पर जीत दर्ज की जिसकी उम्मीद नहीं की जाती। मैं फैजाबाद लोकसभा सीट जिसके अंदर अयोध्या आती है उसकी बात कर रहा हूं। तो आप उन मुद्दों पर लड़िए। आप संविधान खत्म करने की जो बात कर रहे थे उस मुद्दे को आपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और चुनाव में यह सब चलता है। आपने बात की कि भ्रष्टाचार की, आप उस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। आपने कहा कि अगर फिर से मोदी 400 सीट ले आए तो संविधान बदल देगा, तब वो बात लोगों तक पहुंची। आप मुद्दों पर बात कीजिए ना, और मुद्दों पर ही जनता वोट करेगी। अगर बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर लगातार बात कर रही है और उस पर 3 चुनाव वो जीत लेते हैं और तमाम राज्यों में सरकार बना लेते हैं, तो आप भी मुद्दे की बात कीजिए। बीजेपी में देखिए बहुत क्लियर है, कुछ 4 नेता आपको ऐसे दिखेंगे जो कि हिंदुत्व पर हार्डकोर बोलेंगे, 2 नेता आपको ऐसे दिखेंगे जो हिंदुत्व पर सॉफ्ट तरीके से बोलेंगे, दोनों तरफ की बात करेंगे। कुछ नेता ऐसे दिखेंगे जो विकास की केवल बात करेंगे, वो नितिन गडकरी हों। तो बीजेपी में हर एक कैटेगरी, मतलब वह हर एक को साधने के लिए हर एक तरीके के उनके पास नेता। अब कांग्रेस में या और विपक्षी दलों में वो सीधे सीधे बस हिंदुओं को गाली देते रहो, केवल तुष्टीकरण मुस्लिमों का करते रहो। अब मुस्लिम भी समझ गए भाई कि उन्होंने 14 साल में 12 साल में उनको क्या मिला है इस देश से, 10 साल में इस सरकार से, तो उनको भी समझ में आ रहा, तो वो भी तुष्टीकरण अब वाली राजनीति फेल हो रही है। तो आपको मुद्दों पर राजनीति करनी होगी, जमीनी स्तर पर राजनीति करनी होगी, गांवों को, घरों को, लोगों को समझना होगा। तब आप 2024 में जैसा प्रदर्शन करके आए थे उस प्रदर्शन को और आगे बढ़ा सकते हैं, वरना फिर जहां 2014 में थे वहीं पर फिर पहुंचते नजर आएंगे। बिल्कुल रोहित, फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब चुनाव आयोग ने जब लिस्ट जारी करती है तो विपक्ष का अगला कदम क्या होता है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल रोहित, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।